जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर है। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज। अगर आप में से दोस्तों किसी ने एसएससी सीजीएल का एग्जाम अगर कल दिया होगा तो आपने दोस्तों वहां पर नोटिस किया होगा कि कितनी ज़बरदस्त क्लास चलती है हमारी। दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि हमारी क्लास से क्या क्या सवाल वहाँ पर पूछे गए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। आप चाहे एसएससी सीजीएल चाहे एसएससी जीडी के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल साबित होंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे परीक्षा में 100% ये सवाल पूछा जाएगा। 2016 को, 2018 को, 2020 को, 2023 को। क्या होगा आपका सही जवाब जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाइयों बहनों आपको बता दें किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है तो आप नोट करके रखें। ये किया गया है 2023 को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। और दोस्तों आपको बता दें 2016 इसको क्या है दलहन वर्ष घोषित किया गया है। दलहन वर्ष घोषित किया गया है। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, कौन सा दोस्तों? मिलेट। इसको दोस्तों मोटा अनाज ही बोला था। मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, ये इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, असम, चेन्नई। क्या होगा आपका सही जवाब जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? जल्दी से आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपकी परीक्षा में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं यहाँ से सवाल आना तय है। दोस्तों सत्रिया नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है तो आप नोट करके रखिएगा। ये संबंधित है असम से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इस सवाल को भी आप ध्यान में रखें। कोई सा भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि केरल यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो आप ध्यान में रखेंगे कथकली और मोहिनी अट्टम। ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित। तमिलनाडु से भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों एक सवाल बताएंगे आप कि सरहुल फेस्टिवल, ये सरहुल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और कई बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129। क्या होगा आपका सही जवाब जल्दी से बताएं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें अनुच्छेद 32 आपकी एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो कि दोस्तों 1 दिसंबर को संपन्न हुई है उसमें पूछा गया प्रश्न है अनुच्छेद 32 से। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो आप नोट करके रखें। ये अनुच्छेद 124 है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट करके रखें। भाइयों बहनों आपको बता दें अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो आपका जवाब हो जाता है 129। या क्या कहता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो ये दोस्तों कौन सा होता है? अनुच्छेद 129। आपसे कहा क्या गया है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट की क्या व्यवस्था होगी, ये सब संबंधित है अनुच्छेद 124 में। और दोस्तों अनुच्छेद 32 इसके तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की
रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत? इसको आप नोट करके रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा है। और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और दोस्तों इसके बारे में आप याद करके रखेंगे। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, अगला सवाल है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण विजेता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर आप स्टार लगाएं। आपकी परीक्षा में 101% सवाल पूछा ही जाएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी जीडी के साथ कोई सा भी एग्जाम दें। दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, इसमें स्वर्ण विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा, एंडरसन, लक्ष्य सेन, विक्टर एक्सेल्सन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है, हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था एंडरसन ने। लेकिन दोस्तों हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार भारत देश ने भाग लिया था और इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। इसको आप ध्यान में, सॉरी दोस्तों, सिल्वर पदक जीता है, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं और चीज़ों को लेकर। ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका, लेकिन अमेरिका में कहाँ हुई थी? यूजीन नामक शहर में हुई थी, यूजीन। इसको आप नोट करें, ये सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों अमेरिका में हुई है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन किस शहर में हुई है? यूजीन नामक शहर में हुई है, इसको आप ध्यान में रखें। और उसमें दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता? एंडरसन ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। और दोस्तों आपको बता दें इसमें कौन सा देश विजेता रहा है, तो आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर अमेरिका ही विजेता रहा था, इसको भी आप ध्यान में रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों यहाँ पर एक नाम आया है, विक्टर एक्सेल्सन। अगर आपसे कहा जाए कि ऑल इंग्लैंड टेनिस, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट, दोस्तों ऑल इंग्लैंड, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये किसने जीता? ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन आपसे अगर प्रश्न में वहीं कह दिया जाए कि ऑल इंडियन, अगर इंग्लैंड वाला कहेंगे तो आप कहेंगे विक्टर एक्सेल्सन। अगर आपसे ऑल इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट पूछे तो आप कहेंगे लक्ष्य सेन। ये दो सवाल हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें, ये भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों ये सवाल मैं पहले भी ले चुका हूं, लेकिन इसको फिर से मैंने लिया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पीएम केयर फंड, दोस्तों इसके यहाँ पर थोड़ा सवाल में एरर है। पीएम केयर फंड, इसका ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री नहीं होगा, यहाँ पर ट्रस्टी होगा, इसको आप थोड़ा करेक्शन करेंगे आप। पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया? रतन टाटा को नहीं बनाया गया, केटी थॉमस को नहीं बनाया गया, करिया मुंडा को नहीं बनाया गया है, या मनोज सोनी को नहीं बनाया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों यहाँ पर क्या है? फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर ट्रस्टी है, ट्रस्टी। यहाँ पर दोस्तों इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। पीएम केयर फंड, इसका ट्रस्टी किसको नहीं बनाया गया? तो आपको नोट करके रखना है, ये मनोज सोनी को नहीं बनाया गया है, ध्यान में रखें। रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को दोस्तों पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि कोरोना आपदा के समय इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, आप सब अच्छी तरह से परिचित होंगे। और दोस्तों बात करते हैं मनोज सोनी, ये कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, इसको आप ध्यान में रखें। और यूपीएससी का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है? मलेरिया मुक्त, टीबी मुक्त, टाइफाइड मुक्त या डेंगू मुक्त? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसको हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा शुभारंभ किया गया, तो जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों निश्चय पोर्टल, इसका संबंध किससे है? तो आप नोट करके रखिएगा, इसका संबंध है टीबी मुक्त। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों टीबी क्या? ट्यूबरकुलोसिस, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसका नाम है क्या? ट्यूबरकुलोसिस, इसको आप नोट करके रखेंगे। और निश्चय पोर्टल का संबंध किससे? टीबी मुक्त से है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसको किसने लॉन्च किया है? हमारी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने लॉन्च किया है, इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी आपको देते हैं। टीबी दिवस कब मनाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो आप कहेंगे 24
मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। अगर यहीं पर दोस्तों मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। इसको थोड़ा दोस्तों आप रीचेक करेंगे एक बार, 25 अप्रैल को होगा या कुछ और तारीख है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे, फिर उसको आप सही मानेंगे। और टीबी दिवस कब मनाया था, 24 मार्च को मनाया था, ये कन्फर्म बात है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल कहता है कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको बता दें, अभी सीजल की परीक्षा में जो कि 1 दिसंबर को हुई है, उसके अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना आपसे पूछी गई थी। किसने की थी या किस सन में की थी, ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में सवाल बनना तय है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों आत्मीय समाज, इसकी स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने की है, दयानंद सरस्वती ने की है, स्वामी विवेकानंद ने की है या आत्माराम पांडुरंग ने की है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आत्मीय समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप नोट कर लें। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और दोस्तों इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की है। किसकी दोस्तों, ब्रह्म समाज। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने की है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना हुई कब थी, 1828। इसकी तारीखें भी आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों एसएससी आपसे कैसा भी सवाल पूछ सकती है। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, ये भी राजा राम मोहन राय ने की है। कब की है, 1828 में। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कौन सी स्थापना की है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने की है। और कब की है, 1875 में की थी। इसको भी आप नोट करके रखें। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है सीजल की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, स्वामी विवेकानंद की। कब की है, 1897 में की है। इसको भी आप ध्यान में रखें। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1897, इसको आप नोट करके रखें। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने किया है प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की है, आत्माराम पांडुरंग ने। उम्मीद करता हूँ आपने चारों सवाल नोट किए होंगे, सारी तिथियां नोट कर ली होंगी। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है और इन्होंने ही सती प्रथा का अंत, दोस्तों सती प्रथा का दोस्तों अंत किसने किया है, विलियम बेंटिक के समय हुआ था 1829 ईस्वी में। उसका दोस्तों किसने उसको दोस्तों सपोर्ट किया था, ये राजा राम मोहन राय ने जी भी सपोर्ट किया था। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हाई कोर्ट, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है, तो हाई कोर्ट से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 129। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप नोट कर लें, अनुच्छेद 215 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए कि हाई कोर्ट का उल्लेख, अगर दोस्तों आपको कहा जाए कि हाई कोर्ट, जैसे दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 214 के अंदर है, लेकिन हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 215। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इसको भी आप नोट करेंगे, ये सारे सवाल नोट करते चलिएगा। और अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, सवाल पसंद आ रहे हो, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई है। 23 जून 1894, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 7 अप्रैल 1948। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में कुछ कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप नोट करके रखें, ये 23 जून
1894 में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट कर लें, स्टार लगा लें। और दोस्तों इसीलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ल्यूशाने। दोस्तों ल्यूशाने में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस वॉक वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ल्यूसाने में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 आप सबको पता है कि आरबीआई इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में। आपको कई बार नोट करा चुका हूँ, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों, ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन दोस्तों अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछे आपसे, अगर आपसे कहा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप थोड़ा नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों 7 अप्रैल 1948 आप सबको पता है कि WHO की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, ओटावा, कैनबरा, नोम पे, मस्कट। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों एसएससी सीजल की परीक्षा में अभी हाल ही में नॉर्वे की राजधानी पूछी गई थी। दोस्तों आपसे यहाँ से भी राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, तो आप नोट कर लें। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ओटावा। ओटावा कहाँ की है, कनाडा की राजधानी है। अगर आपसे कहा जाए कि कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। कैनबरा दोस्तों कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और दोस्तों मस्कट कहाँ की राजधानी है, ओमान। दोस्तों नॉर्वे की राजधानी आपको भी नोट करनी, आपसे एसएससी में पूछ सकता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और दोस्तों आपको बता दें एक राजधानी और भी याद करके रखेंगे आप, मिस्र की इसकी राजधानी है काहिरा। इसको भी आप नोट करके रखें, क्योंकि दोस्तों अभी मिस्र इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, कोप 27 का आयोजन हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। लगाइएगा स्टार। दोस्तों आपकी परीक्षा में 101% सवाल बनने की पूरी संभावना है यहाँ से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे दोस्तों कब सेलिब्रेट किया था, 2 फरवरी, 1 मई, 11 जुलाई, 16 मार्च। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इसका आंसर आप सबको पता होगा, बिल्कुल रटा हुआ होगा। दोस्तों नोट कर लें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब सेलिब्रेट किया था, ये 2 फरवरी को किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें 1971 में, 2 फरवरी 1971 में क्या होता है, रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर कन्वेंशन होता है। और रामसर कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। इसीलिए दोस्तों 2 फरवरी को क्या किया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसको आप नोट करके रखें। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस की दोस्तों 2022 की थीम क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1 मई इसको दोस्तों क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा है, जनसंख्या दिवस है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों, 1 बिलियन, 1 अरब इसकी थीम है दोस्तों। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों 16 मार्च इसको क्या मनाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों यहाँ पर 1 बिलियन है या 10 बिलियन, इसको आप थोड़ा रीचेक कर लेंगे एक बार। इसकी थीम को आप एक बार रीचेक कर लेंगे। यहाँ पर 1 बिलियन होगा कि 10 बिलियन होगा, इसको आप थोड़ा रीचेक करके रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनर सा कन्फ्यूजन है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है। यहाँ से सवाल 100% बनेगा आपकी परीक्षा में। सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है, तो आप नोट करके रखें, यह है अरुणाचल प्रदेश का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक दोस्तों जनघनत्व तो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बिहार में है। इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर कौन है, सबसे साक्षर है केरल। और सबसे दोस्तों कम साक्षर कौन है, बिहार। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट करके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा दोस्तों राज्य कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ से भी दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है सीजीएल की। यहाँ पर दोस्तों आपसे 42वां संविधान संशोधन से संबंधित आपके सीजीएल में 1 दिसंबर को सवाल पूछा गया था। आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे सवाल को लेकर। गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आप नोट करके रखें, ये 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों, आपको बता दें ये कब हुआ था, 1987। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भाई बहनों, आपको बता दें गोवा दोस्तों किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का। और दोस्तों हमने इसको 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। कब दोस्तों, 1961 में। और दोस्तों गोवा को एक अलग से राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 में। हमने दोस्तों पुर्तगाल से इसको आज़ाद कब करवाया, 1961 में। लेकिन इसको अलग से राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 से। कौन सा संविधान संशोधन है, 56वां संविधान संशोधन। इन सारी बातों को आप नोट करके रखें। और गोवा रेबीज मुक्त पहला दोस्तों राज्य कौन सा है, गोवा। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा। इन बातों को भी आप ध्यान में रखें। 42वां संविधान संशोधन ये कब का, 1976 का है। और दोस्तों प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, जिसके तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको बता दें इसी के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। इसको भी आप नोट करके रखें। शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, जनसंख्या है, माप तौल है। इसको समवर्ती सूची में कब डाला गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और 11वां, अगर आपसे कहा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2002 का है 86वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को यहां से अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये किस वर्ष से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप देना है। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा वाला सवाल। एसएससी में दोस्तों 1 दिसंबर को सवाल पूछा गया है, शहनाई वादक कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इन सारे सीरीज को आप फॉलो करते रहिएगा, बस इनके 1 लाइन नोट्स को बनाते रहिएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल आपको छपे हुए मिलेंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। संतूर वादक हैं, तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, शहनाई वादक हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें पंडित रविशंकर इनका संबंध किससे है, तो आप कह देंगे सितार वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। संतूर वादक, आपको नाम याद होगा भजन सोपारी। भजन सोपारी दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इसीलिए आपकी परीक्षा में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा ये भी दोस्तों संतूर वादक ही हैं। दोस्तों ये पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर कंफ्यूज मत होइएगा। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक। भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा ये हैं संतूर वादक। तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन। आप सबको पता होगा जाकिर हुसैन।
और दोस्तों शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, ये दोस्तों शहनाई वादक हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा वाले सवाल हैं, इनको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ, लक्ष्य पथ, सौभाग्य पथ, सुभाष पथ। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आप नोट कर लें। यह कर दिया गया कर्तव्य पथ। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, औरंगाबाद, जिसके दोस्तों नाम चेंज हुए हैं, औरंगाबाद, इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर, संभाजी नगर। दोस्तों औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनाया था। कौन सा दोस्तों? अगर आपसे कहा जाए कि बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। और इसी को दोस्तों ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। किसको? बीबी के मकबरे को दोस्तों ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। और ये किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। राजपथ का नया नाम क्या हो चुका है? कर्तव्य पथ। इन सारे सवालों को आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह सवाल भी एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। आपसे परीक्षा में 100% ये सवाल पूछा जाएगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को, निधि छिब्बर को, माधवीपुरी बुच को, शांति श्री धूलीपुड़ी को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाइयों बहनों, आपको बता दें, सेबी आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल बनेगा। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं सेबी के बारे में। इसका अधिनियम कब का है? यहीं से दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसका अधिनियम है 1992 का। लेकिन इसकी स्थापना दोस्तों कब हो गई थी? स्थापना 1988 में। इन दोनों बातों को आप याद करके रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, सेबी इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। रुचिरा कंबोज दोस्तों यूएन महासभा की प्रतिनिधि स्पीकर दोस्तों कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। इसको आप ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की प्रतिनिधि स्पीकर कौन है? तो आपको कहेंगे रुचिरा कंबोज। निधि छिब्बर CBSC, दोस्तों CBSC, इसकी दोस्तों अध्यक्ष कौन बनाई गई? निधि छिब्बर बनाई गई। शांति श्री धूलीपुड़ी JNU की दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप कहेंगे शांति श्री धूलीपुड़ी। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था शांति श्री धूलीपुड़ी का, आप सबको पता होगा। इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा। अब आप कमेंट कर बताएं, सबसे पुराना दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। बड़ौदा बैंक में, पंजाब बैंक में, स्टेट बैंक में, ग्रामीण बैंक में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इसका विलय किसमें हुआ है? तो आप कहेंगे पंजाब बैंक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि दोस्तों विजया और प्लस देना, इन दोनों बैंकों का विलय किसके अंदर हुआ है? इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है बड़ौदा बैंक के अंदर। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेंगे। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक 1955 में दोस्तों इसका अधिनियम, इसकी स्थापना हुई है 1955 में। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। हमारा दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, या ऋतुराज अवस्थी हैं, या किशोर कुमार हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, आपको बता दें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है ऋतुराज अवस्थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं विधि आयोग। अगर आपसे कहा जाए
कि विधि आयोग के पहले अध्यक्ष, विधि आयोग इसके दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन से थे? तो आप कहेंगे मैकाले। लेकिन प्रश्न में अगर आपसे कहा जाए कि आज़ाद भारत के, बहुत ही दोस्तों ध्यानपूर्वक आप सवाल को पढ़ेंगे, आज़ाद भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे शीतलवाड़। इसको आप नोट कर लें। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। लेकिन आपसे अगर प्रश्न कहा जाए कि विधि आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मैकाले थे। लेकिन आज़ाद भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? शीतलवाड़। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएंगे कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपको बता दें, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पानीपत का युद्ध पूछा गया है। और दोस्तों मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध और दोस्तों खानवा का युद्ध, ये सारे युद्ध नोट कराए थे मैंने, और किसके किसके बीच में हुए ये भी नोट कराया था। दोस्तों आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, इसको आप नोट करते चलें। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1991, 1992, 1526, 1576। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भाइयों बहनों आपको बता दें, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 1526 में दोस्तों क्या हुआ था? ये पानीपत का युद्ध है, इसके अंदर पानीपत का युद्ध है, 1526 में पहला युद्ध है। और 1500, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 1991, यह है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध है और ये द्वितीय युद्ध है 1992 का। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किसकी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी विजय हुई थी। लेकिन 1992 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की दोस्तों विजय हुई थी। इसको आप नोट करके रखें। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें 1576 में किसका युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध। इसको भी आप नोट कर लें। यहाँ से दोस्तों सवाल 100% आपकी परीक्षा में बनना तय है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, पेरिस। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाइयों बहनों आपको बता दें, इंटरपोल इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका मुख्यालय स्थित है लियोन में। क्योंकि दोस्तों इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ पर हो रही है? ये दोस्तों भारत के दिल्ली में हो रही है। कहाँ पर? दिल्ली में हो रही है। करंट का सवाल है, इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंटरपोल की कौन सी बैठक दोस्तों दिल्ली में हो रही है? 90वीं हो रही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में स्थित है। दोस्तों वाशिंगटन डीसी में किसका किसका मुख्यालय स्थित है? वर्ल्ड बैंक और IMF इसका मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में दोस्तों WHO, WTO और ILO इनका मुख्यालय स्थित है। इन सारे संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। पेरिस में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो दोस्तों आतंकवाद फंडिंग को रोकने का कार्य करती है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। स्थापना 1989 में हुई है, इसको भी आप नोट करके रखें। और उसके हेड कौन है? T राजा कुमार। इन सारे सवालों को आप पढ़ते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। जल्दी से बताएं दोस्तों कमेंट कर कैसी लगी आज की आपको क्लास। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाले सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर केवल आप जीके नहीं पढ़ते हैं, करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दोस्तों जो भी कुछ कवर हो सकता है यहाँ पर मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप दोस्तों कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको 20 से 25 नंबर की क्लास ये दोस्तों परमानेंट मिलने वाली है। इसको आप बस दोस्तों कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा और वन लाइनर नोट्स के रूप में इसको नोट करते रहिएगा। एक दिन दोस्तों आपकी पकड़ हो जाने वाली है सारे सवालों के ऊपर। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।